हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरोग्यम बैच। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न्स। तो अगेन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास बहुत सारे कॉजेज हैं, पर हम हर कॉज के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें जानेंगे आज। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम एक स्कोरिंग सिस्टम है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए यूज़ होता है, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे कॉजेज पे बढ़ते हुए ट्रांजिएंट टैकेप्निया क्या होता है, आरडीएस क्या होता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है, और फाइनली सीडीएच कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर शुरू करते हुए सबसे पहले किसी भी न्यूबॉर्न में अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो सबसे कॉमन कारण क्या है और उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन अ न्यूबॉर्न, कैसे देखेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। सबसे पहले तो जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 60 पर मिनट। ये हमने पढ़ा था कि 0 to 2 months में, ये हमने देखा था 0 to 2 months में अप टू 60 पर मिनट इज नॉर्मल। रेस्पिरेटरी रेट अप टू 60 पर मिनट इज नॉर्मल। तो रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 पर मिनट, पहली चीज। दूसरा साइन क्या होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, रिट्रैक्शंस आना, या तो अपर चेस्ट में रिस्ट्रैक्शंस है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस है, दो रिब्स के बीच में छाती अंदर को जा रही है, सब कॉस्टल रिट्रैक्शन है, नीचे छाती अंदर को जा रही है, या जिफी स्टर्नम जो हमारा नीचे का पार्ट होता है स्टर्नम बोन का, उधर रिट्रैक्शंस है, वो अंदर को धकेल रहा है। तो रिट्रैक्शंस, अगर चेस्ट रिट्रैक्शंस प्रेजेंट हैं, किस किस फॉर्म में हो सकती हैं वो, इंटरकॉस्टल हो सकती है, सबकॉस्टल हो सकती है, जिफी स्टर्नम पे हो सकती है। इसी के अंदर हम देख लेंगे एसेसरी मसल्स का यूज, यानी कभी भी डिस्ट्रेस होता है तो बच्चे की नाक फूलती है, ऐसे ऐसे हेड बॉबिंग होती है, नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग भी इधर आ जाएगा, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है। और तीसरा साइन क्या है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए, किसी भी बच्चे में ग्रंटिंग की साउंड आ रही है। ग्रंटिंग क्या होती है, ऐसी ऐसी साउंड आ रही है सांस लेते हुए। तो ये साउंड कब आती है, जब जो ग्लोटिस होता है बच्चे का, गले में जो एक ग्लोटिस होता है जहां से हवा अंदर बाहर जाती है, एपिग्लोटिक्स के नीचे वाला पार्ट, तो जब वो क्लोज्ड होता है, वो जो दो वोकल कॉर्ड्स क्लोज्ड रहती हैं, तो बच्चा उसके अगेंस्ट सांस लेता है, तो ये ग्रंटिंग की साउंड आती है। तो ग्रंटिंग, और साथ ही साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है, नीला पड़ना। तो यहीं पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, ऑल आर दी साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्सेप्ट, तो उसमें एक ऑप्शन था एक्रोसाइनोसिस। तो एक्रोसाइनोसिस साइन नहीं है। एक्रोसाइनोसिस यानी सिर्फ हाथ पैर नीले होना। तो छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न नवजात शिशुओं में हाथ पैर जो नीले होते हैं वो होते हैं ठंडा होने के कारण। तो एक्रोसाइनोसिस पार्ट नहीं है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, साइनोसिस पार्ट है। साइनोसिस यानी बच्चा नीला होना, तो उसे कहाँ कहाँ देखेंगे, नेल बेड पे देखते हैं बच्चों का, होठों के आसपास बच्चा नीला पड़ा होता है, टंग जो होती है नीले टिंज पे होती है। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन था, वेयर ऑल वी सी साइनोसिस एक्सेप्ट, तो उसके ऑप्शन में स्क्लेरा था, ये जो व्हाइट है ना आंखों का, स्क्लेरा पे नहीं देखते साइनोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक स्कोरिंग है। जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो हम एक स्कोरिंग के बारे में बात करते हैं, जिसपे बहुत बारी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो दो स्कोरिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग सिस्टम, ये हम देखते हैं प्री टर्म बेबीज में। डिटेल्स हम इसी की पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एक और स्कोरिंग सिस्टम होना है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, डाउनी स्कोरिंग सिस्टम, ये हम करते हैं टर्म बेबीज में। ठीक है, डाउनीज के बारे में इतना ही कि ये एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का स्कोरिंग सिस्टम है जो हम न्यूबॉर्न्स में यूज करते हैं, टर्म न्यूबॉर्न्स में यूज करते हैं। तो इस सिल्वरमैन एंडरसन की डिटेल्स देखते हुए इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं, हम 5 साइंस देखते हैं बच्चों में। तो 5 साइंस में 3 तो रिट्रैक्शन के ही हैं,
अपर चेस्ट रिट्रैक्शन, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन और जिफी स्टर्नम। चौथा साइन इसका नेजल फ्लेयरिंग, नाक फूल रही है या नहीं। चौथा साइन नेजल डायलिटेशन। और पांचवा साइन है ग्रंटिंग, ग्रंटिंग जैसी आवाज आना। तो ये जो स्कोर होता है हम इसे 0, 1, 2 देते हैं। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपर चेस्ट में क्या हो सकता है। या तो पेट और छाती एक साथ मूव हो रही है। सेकंड पार्ट 1 नंबर पे क्या हो सकता है, हल्का सा छाती पीछे रह रही है, पेट ज्यादा मूव कर रहा है। और नंबर 2 पे क्या है, सीसो मूवमेंट, छाती अंदर को जा रही है, पेट बाहर आ रहा है, छाती अंदर को जा रही है, पेट बाहर आ रहा है। तो इसे सीसो मूवमेंट बोलते हैं। मतलब बच्चे को इतना ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया है कि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा। फिर आता है लोअर चेस्ट रिट्रैक्शंस, या तो नॉर्मल होना, या आपके विजिबल इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होना, या बहुत सीवियर इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिट्रैक्शंस होना। जिफी स्टर्नम में भी सेम है, या तो बिल्कुल रिट्रैक्शंस ना होना, या हल्का सा इधर जिफी स्टर्नम अंदर जाना, या यहाँ देखिए पूरा ही अंदर चला गया है। जब बच्चा सांस ले रहा है तो नीचे का हिस्सा जिफी स्टर्नम का पूरा ही अंदर चला गया है। अगेन इसमें चौथा है नेजल फ्लेयरिंग, या तो बिल्कुल नहीं हो रही, या हल्की हल्की नाक फूल रही है, या बहुत ज्यादा नाक फूल रही है। नेक्स्ट है ग्रंटिंग, जो मैंने ऐसे हाँ ऐसे वाली साउंड है, या तो ये नहीं आ रही है, या हमें ये साउंड स्टेथ लगाने पे सुन रही है, या हमें अपने कानों से ही बेबी सांस ले रहा है और हमें ये साउंड सुन रही है। तो ये सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग सिस्टम है। क्या इसके कंपोनेंट्स हैं ये पता होना चाहिए, अपर चेस्ट मूवमेंट, लोअर चेस्ट मूवमेंट्स और जिफी स्टर्नम रिट्रैक्शन। तो 3 तो रिट्रैक्शन से हो गए, एक नेजल फ्लेयरिंग और 5वां ग्रंटिंग। तो ये 5 से हम अब इस स्कोरिंग सिस्टम में हम आगे देख लेते हैं क्या क्या स्कोर होना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है, लेस देन 5 है तो माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो कैसा है, माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अगर 5 to 7 है तो मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। 5 to 7 है तो मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। और अगर 7 से ज्यादा है, अगर 7 से ज्यादा है तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो ये बात हमें समझनी है। ठीक है, 7 से ज्यादा तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि आगे हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जिनकी ट्रीटमेंट एंडरसन स्कोरिंग सिस्टम से ही ट्रीटमेंट बेस्ड होती है। तो 5 से कम माइल्ड, 5 से 7 मॉडरेट और मोर देन 7 सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो पहले इसमें पहला कॉज पढ़ते हुए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, तो एक बात है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे को 2 कारणों से हो सकता है। या तो रेस्पिरेटरी कारणों से हो सकता है, पल्मोनरी से रिलेटेड हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड, या फिर अदर कॉजेस। तो लंग्स से रिलेटेड हमारा सबसे पहला कॉज है ट्रांजिएंट टैकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट टैकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो ट्रांजिएंट टैकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न में क्या है कि ये एक सेल्फ लिमिटेड कंडीशन है। सेल्फ लिमिटेड कंडीशन यानी इसके लिए हमें मोस्टली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। होती क्यों है ये, कि ये होती है मोस्टली बच्चे का जो छाती में, आपको पता है जब बच्चा पेट में होता है तो छाती के अंदर फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड क्लियर होना थोड़ा डिले हो जाता है, देर से फ्लूइड क्लियर होता है। जब बच्चा वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू आता है तो बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है, तो फ्लूइड जल्दी क्लियर होता है। बट जब बच्चा ऑपरेशन सिजेरियन से बॉर्न हुआ है, LSCS से बॉर्न हुआ है, तो ये फ्लूइड क्लियरिंग में टाइम लग जाता है। सो कॉज क्या है इसका, डिलेड फ्लूइड क्लियरेंस। कॉज क्या है, डिलेड फ्लूइड क्लियरेंस। नेक्स्ट चीज है ये किस में मिलेगा, तो ये हमने अभी बोल दिया किन चीजों में मिलेगा, किन 2 कंडीशंस में मिलेगा, फाउंड इन, इसमें दोनों पे क्वेश्चन था। मोस्टली ये LSCS डिलीवरीज में मिलता है, LSCS डिलीवरी वाले बेबीज में मिलता है। और दूसरा ये मिलता है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में, क्योंकि उसमें भी थोड़ा डिलेड लंग एक्सपेंशन होता है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में था,
In which of the following commonly we find transient tachypnea of newborn? अब transient tachypnea of newborn की treatment क्या है? ये within 6 hours आ जाता है, तो हमें तुरंत ही जब हमें दिखता है हम बच्चे को NICU में ले जाते हैं। तो ट्रीटमेंट रहती है ऑब्जर्वेशन, देखना कि और सीवियर ना हो, या फिर माइल्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं हम। वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम जो हुड होती है ना, ऐसे गोल सा डब्बा होता है, हुड के थ्रू भी दे सकते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है कुछ केसेस में। तो ये एक कॉज है जो विद इन 6 आवर्स हमें मिल जाता है। ट्रांजिएंट टैकिपनिया प्रेजेंट करेगा विद इन 6 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, विद इन 6 आवर्स आफ्टर बर्थ। आया बात समझ में? ट्रांजिएंट टैकिपनिया, ट्रांजिएंट वर्ड से ही समझ रहे हैं, ट्रांजिएंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेगा। टैकिपनिया यानी सांसें तेज चलना। तो ट्रांजिएंटली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, मोस्ट कॉमन है सिजेरियन डिलीवरीज में और इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में। ट्रांजिएंट है इसलिए ट्रीटमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, हो सकता है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लगानी पड़े, और ये विद इन 6 आवर्स में आ जाता है। फ्लूइड क्लियरेंस डिले हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये हमारा मोस्टली किस में मिलता है? ये हमारा प्री टर्म्स में मिलता है। प्री टर्म्स में कॉमन होता है। मोस्ट कॉमनली फाउंड कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म्स इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। It is also known as hyaline membrane disease. Hyaline membrane disease. क्यों बोलते हैं इसे हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज? ये हम समझते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि ये क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सरफैक्टेंट। तो ये सरफैक्टेंट जो होता है, तो इस पे बहुत सारे सवाल हैं हमारे। सबसे पहले सरफैक्टेंट, सरफैक्टेंट की कमी के कारण होता है। सवाल है कि सरफैक्टेंट प्रोड्यूस किससे होता है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। सेल्स होते हैं लंग्स में, न्यूमो लंग्स में एयर के सेल्स जो होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं इसे। फिर दूसरा सवाल था कि पेट में शुरुआत कब हो जाती है इसकी प्रोडक्शन की? तो शुरुआत होती है 20वें हफ्ते पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट 20 वीक्स। ऑप्शन था 20 to 24 वीक्स, तो वही आंसर था। सो 20 to 24 वीक्स पे सरफैक्टेंट की प्रोडक्शन हो जाती है शुरू। अब जो प्रीटर्म बच्चा है उसमें सरफैक्टेंट कम रहता है, तो सरफैक्टेंट डिक्रीज सरफैक्टेंट होता है। कॉज क्या है अब हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का? डिक्रीज सरफैक्टेंट के कारण जो एल्वियोलाई होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं जिसके कारण एयर एक्सचेंज हमारा डिक्रीज हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिक्रीजेज और अल्टीमेटली वो प्रेजेंट करता है एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो हमें मेन बातें क्या याद रखनी है? सरफैक्टेंट एक चीज है जो प्रोड्यूस होती है टाइप 2 न्यूमोसाइट से लंग में। ये एल्वियोलाई को कवर करता है और इसका मेन जॉब है एल्वियोलाई को एक्सपैंडेड रखना, ऐसे फूला हुआ रखना एल्वियोलाई को। बट अगर प्रीटर्म बच्चा है उसमें ये सरफैक्टेंट कम रहता है, तो एल्वियोलाई ऐसे फुस हो जाते हैं, है ना, कोलैप्स हो जाते हैं, तो उनमें गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट करता है। सिंपल, इतनी बात याद रखनी है। मिलता कहाँ है? प्रीटर्म्स में मिलता है, और ये इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में भी मिलता है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में भी मिलता है क्योंकि इनके अंदर भी किसी कारण से ये देखा गया है कि सरफैक्टेंट की प्रोडक्शन कम रहती है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में भी मिलता है। तो ये हम दोनों कॉजेज याद रखेंगे, प्रीटर्म्स में कॉज है और इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में कॉज है। और इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है 20 से 24 हफ्ते पे, और टाइप 2 न्यूमोसाइट से ये प्रोड्यूस होता है।
अब हमें पता कैसे लगता है कोई प्रीटर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पैदा हुआ है, तो क्या ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, आरडीएस है? ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझिए। एक बोल रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न्स, जिसके बहुत सारे कॉजेज हैं। एक टर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस। तो हम करते हैं चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल वाइट आउट दिख रहा है। तो जब हम बच्चे का चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वाइट आउट लंग्स। क्या मिलेगा? वाइट आउट लंग्स। लंग्स ऐसे वाइट वाइट से दिखेंगे, जनरली काला दिखता है एक्सरे, बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बच्चे में वाइट आउट लंग्स दिखेंगे। इसे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी बोलते हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ये सब याद रखना है। फिर इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर एक पुराना बेडसाइड टेस्ट है, जब हमारे पास लैबोरेटरीज नहीं हुआ करती थी, या आज भी बहुत अस्पतालों में इसके लिए बेडसाइड क्विक डायग्नोसिस टेस्ट है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक शेक टेस्ट। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक शेक टेस्ट। तो गैस्ट्रिक शेक टेस्ट में हम क्या करते हैं? 0.5 ml गैस्ट्रिक है तो हम गैस्ट्रिक एस्पिरेट ले रहे हैं। 0.5 ml गैस्ट्रिक एस्पिरेट लिया, उसे मिक्स किसके साथ कर दिया? सेम क्वांटिटी 0.5 ml ऑफ 95% इथाइल ग्लाइकोल के साथ हमने इसे मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके साथ हमने मिक्स कर दिया। इसे हमने शेक किया 15 सेकंड के लिए, शेक फॉर 15 सेकंड्स, और फिर इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दिया। लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स के बाद इस डायग्राम में अगर दिख रहा हो, इधर सरफेस पे बबल्स बन गए हैं। तो अगर ये बबल्स बन जाते हैं तो हम बोलते हैं ये टेस्ट पॉजिटिव है। 10 to 15 के मिनट्स के बाद अगर बबल्स दिख रहे हैं हमें इंटरफेस पे, तो मीन्स द गैस्ट्रिक टेस्ट इज पॉजिटिव एंड सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन इज नॉर्मल। तो यानी ये आरडीएस नहीं है, सर्फैक्टेंट नॉर्मल है। बट अगर हमें बबल्स नहीं दिखते, नो बबल्स ऑन दी सरफेस, यानी ये टेस्ट है नेगेटिव, और ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है आरडीएस की, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। तो ये एक सिंपल बेडसाइड टेस्ट है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक शेक टेस्ट। आगे पढ़ते हुए आरडीएस की ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट हमारी होगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कितना हो रहा है बच्चे में, उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमने सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग करी थी। अगर ये स्कोर जो है बच्चे का, सिल्वरमैन स्कोर जो बच्चे का है लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है, तो जनरली हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी होती है, बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये स्कोर 5 to 7 के बीच में है, यानी मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो इस केसेस में हमें सीपैप का इस्तेमाल करना होता है। सीपैप क्या होती है? एक तरह की मशीन होती है जो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देती है, जिससे एल्वुलाई खुल जाएं। जो एल्वुलाई फुस पड़े हैं, कंटिन्यूअस बाहर से प्रेशर देगी स्मॉल अमाउंट में, जिससे वो एल्वुलाई खुल जाएं। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये मशीन अभी नेक्स्ट फिगर में देखते हैं दिखती कैसी है। तो ये मशीन ऐसे दिखती है, ठीक है, ये बच्चे की नाक से अटैच्ड होती है इसके थ्रू, और यहाँ पे पाइप होते हैं, एक में पानी होता है और एक में हम प्रेशर का लेवल सेट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी मशीन है, ये खुद भी बन जाती है, इसको हम सेल्फ बना सकते हैं अगर हॉस्पिटल्स में नहीं होती। फायदे बहुत हैं, हम सीधा वेंटिलेशन ना करके ये मिडवे रास्ता है जहाँ पे हम हल्का प्रेशर बच्चे को प्रोवाइड करें ताकि उसके एल्वुलाई खुल जाएं। तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे, सीपैप मशीन। तो अगर मॉडरेट डिस्ट्रेस है तो हम सीपैप पे लगा देंगे। यहीं पे स्कोर अगर 7 से ज़्यादा है तो बच्चे को सीवियर डिस्ट्रेस है। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है? इन केसेस में कई बारी बच्चे को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी वेंटिलेटर लगाना पड़ता है बच्चे को। दूसरा क्या हो सकता है? इसमें एक दवाई होती है जो सर्फैक्टेंट हम कह रहे हैं अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वो हमें बाहर से देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं सर्फैक्टेंट। सर्फैक्टेंट देना पड़ता है।
अब ये सर्फैक्टेंट ना सफ़ेद से कलर का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, ये सर्फैक्टेंट सरवेंटा है, सफ़ेद से कलर का है। देते कहाँ से हैं मैम इसे? आईवी देते हैं, ओरल देते हैं, देते कहाँ से हैं? तो ये हमें याद रखना है, जो सर्फैक्टेंट हम देते हैं बच्चे को, एक तो ये महंगी दवा होती है, ठीक है, 15 से 30 हज़ार इसका खर्चा होता है। देते कैसे हैं? देने की टेक्निक का नाम होता है इंश्योर टेक्निक, ठीक है। इंश्योर टेक्निक यानी अगर बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं है तो बच्चे को इंट्यूबेट करेंगे। इंट्यूबेट किया, फिर उसके अंदर एक हम फीडिंग ट्यूब के द्वारा सर्फैक्टेंट डाल देते हैं। सर्फैक्टेंट डाला, मिक्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है, और फिर बच्चे को हमने एक्सट्यूबेट कर दिया। ई से एक्सट्यूबेट, सर्फैक्टेंट डाल के एक्सट्यूबेट कर दिया, फिर उसे सीपैप मशीन पे डाला। अगर बच्चा ऑलरेडी वेंटिलेटेड है तो वेंटिलेटर से डिटैच करके सर्फैक्टेंट देके वेंटिलेटर रीअटैच कर दिया, प्रेशर्स थोड़े से इंक्रीज कर दिए ताकि दवा अंदर पहुंच जाए। सिंपल। तो ये देते हैं हम ईटी ट्यूब के थ्रू। इंश्योर, इंट्यूबेट, सर्फैक्टेंट एंड एक्सट्यूबेट, इंट्यूबेट, सर्फैक्टेंट एंड एक्सट्यूबेट, ठीक है। तो ये हो गई सर्फैक्टेंट की बात। अब क्या है कि हमें ऑलरेडी पता है कि मदर है, कुछ कॉजेज है, पहले भी प्रीटर्म लेबर हुआ है, या मदर का बीपी बहुत हाई है, जल्दी डिलीवर कर सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, तो उस केसेस में हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंटीनेटल प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, मतलब रेस्पिरेटरी, अगर हमें पता है प्रीटर्म बच्चा पैदा होने वाला है, अगर 24 to 34 वीक्स के बीच में मदर है एंड एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सून, अगर मदर डिलीवर कर सकती है, एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सून, तो हम कुछ दवाई देते हैं जिससे आरडीएस प्रिवेंट हो जाता है। तो इस दवाई का नाम है एंटीनेटल स्टेरॉइड्स। तो हम क्या देते हैं? एंटीनेटल स्टेरॉइड्स। और ये एंटीनेटल स्टेरॉइड्स दो हैं जो हम यूज करते हैं। पहला है डेक्सामेथाजोन और दूसरा है बीटामेथाजोन। तो बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन, इंडिया में मोस्टली हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम डेक्सामेथाजोन यूज कर रहे हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हम ज्यादा यूज करते हैं। वी यूज दिस इन इंडिया मोर कॉमनली। इनकी डोजेस पे क्वेश्चन आया है। तो बीटा से क्या समझते हैं? 2, बीटा 2। तो बीटा यानी एक तो इसकी डोज होती है, 2 वर्ड आ रहा है आपको सुन रहे हैं, तो 12 आ रहा है ना, 12 मिलीग्राम पर डोज। और कितनी डोजेस देंगे? 2 डोजेस। और कैसे देंगे? 24 आवर्स अपार्ट, 24 आवर्स अपार्ट। 2 डोजेस देंगे। बीटा से याद रखिए 2 डोजेस, बीटा से याद रखिए नंबर 12 मिलीग्राम की 2 डोजेस देंगे 24 घंटे दूरी पे। पर जो हमारा सवाल आया था वो था डेक्सामेथाजोन पे। तो डेक्सामेथाजोन, डेक्सा से समझते हैं 6 मिलीग्राम की डोज देंगे, 6 मिलीग्राम पर डोज, 4 डोजेस देंगे और 12 घंटे अपार्ट देंगे। 24 आवर्स अपार्ट दे रहे थे बीटामेथाजोन, ये हम देंगे 12 घंटे अपार्ट। डोज आधी हो गई, 12 से 6 हो गई, नंबर ऑफ डोजेस डबल हो गए, क्योंकि हमें टोटल देखो 24 जाना है उसे। 12 करके 2 डोजेस में 24 घंटे अपार्ट दे दो, या 6 करके 4 डोजेस में दे दो 12 घंटे अपार्ट। तो ये याद रखेंगे। 12 मिलीग्राम 2 डोजेस 24 अपार्ट। तो ये बीटा टर्म से याद रखेंगे। ऐसे ही जो डेक्सा है 6 मिलीग्राम देते हैं, 4 डोजेस देते हैं और 12 घंटे की दूरी पे देते हैं हर डोज। 12 दोनों में 48 आवर्स में कंप्लीट होंगी डोजेस, पर डोज आधी हो गई है तो 4 डोजेस हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट एक हमारे पास था एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं एंटीनेटल स्टेरॉइड्स देने के? अगर हमें बच्चा पता है जल्दी पैदा होने वाला है तो हमने एंटीनेटल स्टेरॉइड्स दे दिए, क्योंकि हमें उसके एडवांटेजेस में डेफिनेटली पता है। पहली एडवांटेज, डिक्रीज आरडीएस का रिस्क। आरडीएस यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का रिस्क। साथ ही साथ देखा गया स्टडीज में कि जिन बच्चों को हमने आरडीएस के लिए ये दिया है एंटीनेटल स्टेरॉइड्स, उन बच्चों के अंदर
NEC के चांसेस भी डिक्रीज हो गए। NEC क्या होता है? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ये भी अगेन एक कॉमन बीमारी है, पेट की बीमारी है जो बच्चों में देखी जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि प्रीटर्म्स में ज़्यादा कॉमन है। और तीसरी चीज डिक्रीज IVH यानी इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। ये भी अगेन प्रीटर्म्स बेबी में देखा जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर खून भर जाना, तो इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज डिक्रीज हो जाता है। और चौथा डिक्रीज ओवरऑल मोर्टालिटी, पूरी मृत्यु की जो उनकी परसेंटेज है वो डिक्रीज कर देता है। तो ये हमारे फायदे हैं एंटीनेटल स्टेरॉइड्स देने के। RDS डिक्रीज, NEH डिक्रीज, IVH डिक्रीज और मोर्टालिटी डिक्रीज। अगर अब ये दोबारा हमें एक टर्म आ रहा है IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, हमने पहले भी सुना था, तो अब IVH हमने और कहाँ सुना था टर्म? यस, डिक्रीज द चांसेस ऑफ IVH इफ वी डू डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग यानी 30 से 60 सेकेंड देरी से अगर हम कॉर्ड को क्लैंप करें जब बच्चा पैदा होता है, तो वो प्री टर्म्स में IVH के चांसेस डिक्रीज कर देता है। अगली कंडीशन पे आते हुए, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कॉज है। ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है, एक क्रोनिक लंग कंडीशन है। कहने का मतलब है अगर बच्चा बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन पे रहा है, अगर प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी पे बच्चा रहा है फॉर मोर देन 28 डेज, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी फॉर मोर देन 28 डेज, या बच्चा अभी 36 हफ्ते का हो गया है तब भी उसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रही है, तो हम इस बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे क्या ये बच्चे में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया है। अगेन बच्चा वेंटिलेटर से नहीं बाहर आ पा रहा, या CPAP की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है, या कंटिन्यूस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इस केसेस में एक कंडीशन हमारे पास है जिसमें हम देखते हैं कि लंग्स एक क्रोनिक फेज में चली जाती हैं, लंबा बीमारी है, जीवन भर की बीमारी हो जाती है, बच्चे को लंग्स की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बस टर्म पता होना चाहिए, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ब्रोंकोल मतलब आपके जो ब्रोंकस है, ब्रोंक्योल्स हैं, पल्मोनरी यानी लंग्स, डिस्प्लेजिया यानी उनमें कमी आ जाना, घट जाना, तो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। अगला कॉज है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। इसमें भी सारे साइंस सिम्टम्स सब सेम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। जान रहे हैं कि होता क्यों है, तो नॉर्मली बच्चे पेट में मेकोनियम पास नहीं करते, बट कुछ प्रतिशत बच्चे पेट में मेकोनियम पास कर देते हैं। तो इट हैपन्स व्हेन fetus or the baby passes meconium in the abdomen, passes meconium यूट्रस के अंदर ही, इन यूट्रो। तो इन यूट्रो मेकोनियम पास कर दिया बच्चे ने फिर उस मेकोनियम को मुंह के अंदर ले लिया। जब वो बाहर आया तो उसने सांस लेने की कोशिश करी, तो जब सांस लेने की कोशिश करी तो जो ये मुंह के अंदर मेकोनियम था ये हमारा लंग्स में चला गया। तो मेकोनियम goes into the lungs when the child struggles to take breath. Meconium goes to lungs जब बच्चा सांस लेने की कोशिश कर रहा है। पैदा होने के बाद when child struggles to breathe, तो ये हमारा लंग्स के अंदर चला गया, सिंपल। अब ये लंग्स के अंदर चला गया तो लंग्स के अंदर जाके ये केमिकल रिएक्शंस करता है जिसके कारण लंग्स में रिएक्शंस होते हैं और बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट करता है। इतना ही जानना है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मतलब। नेक्स्ट एक और बीमारी है हमारे पास, पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से, जो हमें पता है जब बच्चा पहली सांस लेता है तो इनिशियली पेट में जब बच्चा होता है तो खून का बहाव, जो खून होता है वो लंग्स में नहीं जा रहा होता, लंग्स को बाईपास कर रहा होता है, राइट टू लेफ्ट शंट हो रही होती है। पर जब बच्चा सांस लेता है तो पल्मोनरी प्रेशर्स डिक्रीज होते हैं और ये खून लंग्स में जाने लग जाता है। पर कुछ कारणों से ये प्रेशर इंक्रीज रहता है। परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा हुआ ही रहता है और इसमें राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती रहती है ब्लड की। राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती रहेगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। जब लंग्स में जा ही नहीं रहा है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस
डिक्रीजेज, अल्टीमेटली द चाइल्ड प्रेजेंट्स विद साइनोसिस, बच्चे को डिस्ट्रेस होने लग जाता है। अगला है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स यानी लंग्स के बाहर के हिस्से में हवा भर जाना, और ये क्यों हो सकता है? या तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कोई कॉज नहीं है, अपने आप हो गया है। दूसरा क्यों हो सकता है? हमने प्रेशर ज्यादा दे दिए, हाई प्रेशर्स दे दिए रिसक्सिटेशन के वक्त या फिर वेंटिलेशन के वक्त। हाई प्रेशर्स दे दिए तो उससे बच्चों की जो नवजात की जो लंग्स हैं जो कमजोर होती हैं, उनके एयर बबल्स फट गए जिससे हवा भर गई ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन। इसलिए अगर याद होगा हम पॉप अप वॉल्व यूज करते हैं, हम प्रेशर बताते हैं कि अम्बू बैग से कितना देना है, तो यही कारण है। या फिर हमने वेंटिलेटर मशीन पे ज्यादा प्रेशर दे दिया है। लास्ट कॉज की तरफ बढ़ते हुए जो कि है कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ये एक सर्जिकल कॉज है। मतलब क्या समझते हैं हम कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया का? तो ये आपको दिख रहा है, ये है डायफ्राम। तो जनरली डायफ्राम डिवाइड कर रहा है हमारे ऊपर की लंग्स को और नीचे के पेट के भाग को, बट किसी भी कारणवश इसमें छेद हो जाना, इस डायफ्राम में छेद हो गया तो नीचे की जो इंटेस्टाइन्स है वो ऊपर आ जाती हैं। तो जब नीचे की इंटेस्टाइन्स, देखिए अब ये हमारी है दो लंग्स, ठीक है, ये हमारा है डायफ्राम, डायफ्राम में हो गया है इधर छेद, ये हो गया है छेद, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारे सारे इंटेस्टाइन्स जो है, पेट है, सब ऊपर आ गया। अब ये ऊपर आ गया, ये जगह लेगा तो इसे ये इधर पुश करेगा, तो अल्टीमेटली ये सिकुड़ती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो ये लंग्स छोटी हो गई, तो छोटी हो गई तो सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। तो इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? तो सबसे पहला फीचर इसमें होता है कि जो बच्चे प्रेजेंट करेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, ये एक बात हो गई। उसके अलावा क्या करेगा, बच्चे का जो एब्डोमेन होगा ना, स्केफॉइड शेप का दिखेगा, ऐसे दबा हुआ दिखेगा नीचे को, क्योंकि सारे पेट के कंटेंट तो हमारे ऊपर चले गए, छाती में चले गए, तो दूसरा हमें दिखेगा स्केफॉइड एब्डोमेन। तीसरा क्या होगा, जब हम बच्चे की ना सांसें सुनेंगे तो एक साइड पे कम आ रही होंगी, तो इसमें हमारा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाता है, एक तरफ की लंग को जगह नहीं मिल रही, वो सिकुड़ती रहती है, तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ठीक है, एक तरफ की लंग कम हो गई। तीसरा और क्या मिल सकता है हमें, अगर एक तरफ है ये तो हार्ट को पुश कर सकता है, लेफ्ट में हुआ है तो हार्ट को ये राइट को पुश करेगा, तो हमें कार्डियक साउंड्स राइट में आ सकती हैं, हार्ट साउंड्स राइट में शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। और क्या मिलेगा, अब पेट की साउंड्स, पेट की जो हम गैस्ट्रिक साउंड सुनते हैं वो हमें छाती में सुनने लगेंगी, तो हमें बाउल साउंड्स विल बी हर्ड इन द चेस्ट, बाउल साउंड्स चेस्ट में आने लगेंगी। तो बस इतनी बात याद रखनी है। तो ये केस बेस्ड सिनेरियो भी हो सकता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, हमने देखा स्केफॉइड एब्डोमेन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और देखने पे देखा गया कि हमें जो साउंड्स हैं, बाउल साउंड्स हैं, वो हमें छाती में सुन रही हैं। तो व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुड नॉट डू, तो सबसे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, so this is a absolute contraindication for bag and mask ventilation। इसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करनी है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम हवा देंगे उतनी ज़्यादा बच्चे की दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो अगर हमें केस बेस्ड सिनेरियो है और उसमें हमने देख लिया कि ये कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, तो हम क्या नहीं करेंगे, हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ये कौन सी जगह पे ये छेद कॉमन है, जनरली किस साइड पे होता है, तो ये मोस्टली पोस्टीरोलेटरल होता है, मोस्टली पोस्टीरोलेटरल होता है, पोस्टीरोलेटरल डायफ्राम में ये छेद होता है कॉमनली,
और इसे बोलते हैं बोक्डेलेक। ठीक है, ये नाम दिया गया है बोक्डेलेक्स हर्निया। तो दूसरी भी एक वैरायटी है मॉर्गनेनी, वो नहीं जाननी, बट ये भी इसका नाम याद कर लो, बोक्डेलेक्स हर्निया बोलते हैं। ये पोस्टीरोलेटरल एरिया में छेद होता है, कॉमन होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सिंपल, इनिशियली हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ऑक्सीजन देनी है बच्चे को, सीपैप लगा सकते हैं। ग्रेजुअली विद इन फ्यू आवर्स, जैसे बच्चा स्टेबलाइज होता है, विद इन फर्स्ट 48 आवर्स, फर्स्ट तो है स्टेबलाइज, प्रोवाइड ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट क्या हम करते हैं, उसके बाद विद इन फर्स्ट 48 आवर्स बच्चे की मोस्टली कई अस्पतालों में 6 से 18 घंटे के अंदर ही सर्जिकल रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, सर्जिकल रिपेयर कर देते हैं। कैसे करते हैं? पैच रिपेयर कर देते हैं, उस बच्चे का कंटेंट नीचे ले आते हैं और क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज अ सर्जिकल कंडीशन। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं ऐसे कुछ कॉजेज जो कि पल्मोनरी नहीं है पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें है कार्डियक कॉजेज। अब कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज है कोई, जहाँ पे जहाँ पे हार्ट में कोई दिक्कत है और प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है गैसेस का, तो वो प्रेजेंट करेंगे एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। और क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं। सारे मेटाबॉलिक कॉजेज में हमने पढ़ा है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, तो बच्चे की सांस की गति बदलती रहती है, डिस्ट्रेस आता है बच्चे को। तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब प्रेजेंट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ। इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, उन केसेस में भी बच्चे की कन्वल्जन्स, रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हुए, बहुत शॉर्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अच्छे से इस लेक्चर को समझिए एंड इसके MCQs सॉल्व करिए। थैंक यू।